नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए रेजिस्टर और 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द करंट थ्रू द रेजिस्टर इज 3.5 एम्पियर। एक मान लीजिए एक रेजिस्टर है और रेजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 10 ओम और उसमें बोल रहा है करंट जो है वो 3.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो बोल रहा है उसके क्रॉस जो है पोटेंशियल निकाल दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लीजिए ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस आएगी। ठीक है, तो चलिए सिंपली इसमें क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? करंट 3.5 एम्पियर दे रखा है और आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम दे रखी है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 35 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, what will be the value of current I4 for the diagram given below। इस डायग्राम में I4 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए, I4 की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पे देखिए इस नोड पे KCL लगाएंगे। तो देखिए ये अभी हमें I7 और I3 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अब पहले इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, तब उसके बाद जो है KCL लगाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे I3 की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए I1 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, I2 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, मतलब यहाँ से कितना आ रहा होगा? 4 एम्पियर का करंट आ रहा होगा। यानी यहाँ कितना है? 4 एम्पियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस नोड से देखिए ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, मतलब यहाँ से कितना आ रहा होगा? 2 एम्पियर का, मतलब यहाँ जो है वो 2 एम्पियर है। अब इस नोड पे KCL लगा देते हैं। तो KCL क्या होगा? तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, यानी इस नोड से कितना करंट जो है आ रहा है, सभी करंट का जो है सम कर लेते हैं और कितना करंट नोड से बाहर जा रहा है उसका सम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इनकमिंग करंट ये I4 है, तो I4 ले लेते हैं, प्लस और कोई इनकमिंग है तो देखिए ये वाला इनकमिंग है, ये 4 एम्पियर। और कोई इनकमिंग है? नहीं है, सब आउटगोइंग है। तो अब आउटगोइंग लेते हैं। ये देखिए 2 एम्पियर आउटगोइंग है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ 2 एम्पियर और है एक आउटगोइंग, और यहाँ देखिए ये 1 एम्पियर आउटगोइंग है। तो टोटल इधर कितना हो गया? 5 एम्पियर हो गया। तो I4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 यानी 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर ए वाला हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिलक्टेंस, यानी नीचे दिए गए स्टेटमेंट में रिलक्टेंस के बारे में क्या सही है। तो देखिए, परमिएबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, तो ये बात गलत दी गई है। परमिएबिलिटी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? रिलक्टिविटी है। ठीक है, तो ये बात गलत दे रखी है। बी देखिए, बी दिया है रिलक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, तो ये भी गलत है। रिलक्टिविटी का उल्टा क्या होता है? परमिएबिलिटी। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट वाले वर्ड पे परमिएबिलिटी का उल्टा क्या है? रिलक्टिविटी। ठीक है, अब इसी तरह परमियंस का उल्टा क्या होता है? रिलक्टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सी वाला दिया परमियंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, तो ये बात सही दी गई है। ठीक है, परमियंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, ये बात सही है।
देखिए लास्ट में सी ई है, इसमें भी सी ई है। तो ध्यान दीजिएगा, परमियंस, रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी, रिलक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए डी वाला देखते हैं, ससेप्टेबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, तो ये गलत दिया है, ठीक है। तो हमारा सी वाला सही है। अब देखिएगा थोड़ा सा, ससेप्टिबिलिटी को बोलते हैं एक्सएम, और एक्सएम इज इक्वल टू होता है एम बाई एच, ठीक है। एक्सएम इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई एच। एम क्या है, एम है आपका मैग्नेटाइजेशन, एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन। और एच क्या है, एच है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ध्यान रखेंगे इसी को जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और ध्यान रखेंगे ससेप्टिबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ससेप्टिबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी in hertz of a sinusoidal wave when the time period of the wave is 2 millisecond, ठीक है। तो सभी लोगों को फॉर्मूला पता होगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम पीरियड 2 मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड में है 10⁻³ कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 500 हर्ट्ज़। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज़ 140 वोल्ट, ठीक है। तो आपको पता होगा एवरेज वैल्यू कितना होता है, एवरेज वैल्यू होता है वी एवरेज इज इक्वल टू 2Vm/π, ठीक है। कितना होता है, 2Vm/π। तो 2Vm/π की वैल्यू हमें दे रखी है 140 वोल्ट। तो यहाँ से देखेंगे Vm की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू 140/2। यहाँ से देखेंगे तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और ये जो है 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी ये हो जाएगा आपका 10, यानी 220 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू हो जाएगा। वही पीक वैल्यू पूछा था, ठीक है, 220 वोल्ट पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्ससी इन ओम of a circuit if the supplied frequency is 50 Hz and the capacitance of the circuit is 60 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो देखिए XC हमें ज्ञात करना है, तो XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc, तो ओमेगा को 2πf लिख देते हैं, तो डायरेक्ट हम 2πfc लिखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 1/2π × 50, और ये जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखा है 60 माइक्रोफैरड, यानी 60 × 10⁻⁻6, माइक्रो के लिए -6 कर दिए। अब ये देखिएगा, ये 50 और 2 × 50 कितना होगा, 100। और ध्यान रखेंगे 1/π की वैल्यू कितनी होती है, 0.318। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम आएगी वैल्यू, ठीक है। इसको आपको कहीं ना कहीं नोट करके रख लेना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ऊपर हम 1/π की जगह इतना लिख दे रहे हैं, नीचे क्या हो गया, ये 100 और ये 10⁻⁻6 था, यानी 10⁻⁻4 हो जाएगा।
ऊपर ले जाएंगे तो इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से काटते हैं तो 3 और ये कितना आ जाएगा 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 31.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 5 बटे 40, 5 एक कम 5 और 5 और 4 9 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 और 5 त्रिका 15 और एक 15 हो जाएगा ये, और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और ये 3 यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 3। तो यही आएगा आंसर। तो इसमें क्या दे रखा है, तो सबसे पास वाली वैल्यू क्या है 53.1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा XC की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस इन मिलीफैराड ऑफ ए सर्किट when the circuit is supplied with 60 Hz frequency and the capacitive susceptance of the circuit is 0.5 Siemens। कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है, तो देखिए XC इज इक्वल टू होता है 1/2πfc। ठीक है, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस उल्टा होता है इसका, यानी 2πfc हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमें जो है यहाँ से C की वैल्यू हमें निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से इस फार्मूले से C की वैल्यू लिखते हैं। तो ये C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू हो जाएगा BC/2πf। अब देखिए BC की वैल्यू रखते हैं, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 दे रखा है। अब देखिए 2 पाई इंटू 50 नहीं 60 हर्ट्ज दे रखा है, तो 60 यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए आंसर को क्या है मिली फेरेड में हमको पूछ रखा है, तो मिली फेरेड के लिए क्या कर देंगे, इसको जो है 1000 से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 1 0 कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 50 और नीचे आ जाएगा 12, और 1/पाई को लिख देते हैं 0.318। ठीक है, कितना लिख देते हैं ये। अब देखिएगा, अब ये जो है आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। ये हो जाएगा आपका 5 बटे 40 और 5 एक कम 5 और 4 9 और 5 त्रिका 15 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15.9 और ये 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप देख लीजिए ऑप्शन से, तो आपको 1.3 ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको तो देखिए ये आपको 1.3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1.3 मिली फेरेड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज़। तो ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को पता होगा जब सीरीज़ में कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर 2 कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिखते हैं। ठीक है, जब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तब। ठीक है, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है C1 प्लस C2। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, इक्वल वैल्यू हैं सभी के, तो क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा C/4 हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे C1 C वैल्यू है, अगर मान लीजिए अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट है तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये एक C कट गया, C/2 आ गया। 2 कैपेसिटर है तो जो है सीरीज़ में जब कनेक्ट कर रहे हैं C/2 आ रहा है। अगर जो है इक्वल वैल्यू के 4 कैपेसिटर अगर सीरीज़ में लगे हैं तो कितना आएगा, इक्विवेलेंट C/4। एन अगर मान लीजिए कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हैं
तो C बाई एन आएगा क्या उसका इक्विवेलेंट। 4 हैं तो n बराबर 4 रख देंगे, 2 हैं तो n बराबर 2 रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ सिग्मा आ रहा है, सिग्मा उसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जे क्या है, जे आपका करंट डेंसिटी है। क्या है, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी होता है आपका I बाई ए, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है V बाई एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब सभी का जो है डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी हम जो है कंडक्टिविटी का जो है निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी देखिए यहाँ पे हमको V का नहीं पता होगा, V के लिए कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज dW बाई dQ। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी का हमें पता है mL2T-2 ये होता है। और जो चार्ज है, चार्ज का कितना होता है, चार्ज का होता है आपका AT, यानी क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है ना, वहीं से हम लिखा है जो है I के लिए A लिख दिए हैं, T के लिए T ही। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो अब यहाँ V के लिए इतना यूनिट है, अब यहाँ L भी आ रहा है, तो L के लिए नीचे क्या है, L से डिवाइड कर देते हैं, L वाला भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा M। अब देखिए L के एक L कट जाएगा तो L ही रहेगा, और ये जो है T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, T-3 और A-1। ठीक है, इतना आ गया V बाई एल का। अब यहाँ से देखिए I के लिए हमने A रख दिया, और जो है L स्क्वायर हो जाएगा एरिया के लिए, तो यानी टोटल इधर कितना आ गया, AL स्क्वायर -2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, AL -2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से कंडक्टिविटी का क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला J मतलब AL -2। अब देखिए ये और डिवाइडेड बाई E की जगह कितना रख देना है, V बाई एल की जो है निकल के जो आया है mLT-3 A-1। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, M-1 L, ये जो है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -3, और T कितना हो जाएगा, T जो है आपका T हो जाएगा, T के पावर जो है 3 हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए A जो है ये माइनस जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, तो A के पावर में 2 हो जाएगा। तो ये जो है आपका निकल करके आ गया कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमारा आंसर में देखिए कौन है, तो हमारा A वाला जो है यही है, मैच कर रहा है। आप कोई भी फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं, जैसे आप यहाँ R इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ρL बाई ए। ठीक है, यहाँ से आप जो है या तो रो की यूनिट निकाल लीजिए, रो की यूनिट निकाल करके, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला निकाल करके आप उसको उल्टा कर दीजिए, तो भी जो है क्या हो जाएगा, वो कंडक्टिविटी का निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है,
तो देखिए ध्यान रखेंगे वो होता है C इज इक्वल टू एप्साइलन A बाई डी। क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्साइलन A बाई डी। यहाँ एप्साइलन की जगह एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर रख सकते हैं A बाई डी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे एप्साइलन नॉट क्या है? ये है आपका परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर। और ये क्या है? एप्साइलन आर ये है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी है ये, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ पूछा जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी और आप जो है पढ़ेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, इनका कोई यूनिट नहीं होता है। अब ध्यान रखिएगा जो परमिटिविटी ऑफ एयर इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड बाई मीटर। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडक्टर्स द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जैसे जो है सीरीज में इंडक्टर जुड़ते हैं, जैसे रेजिस्टर जुड़ते हैं, उसी तरह का है इंडक्टर भी जुड़ते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये सीरीज में है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, ये A और B मान लीजिए पॉइंट है, तो जो R इक्विवेलेंट आता है ये क्या आता है? R1 प्लस R2। ठीक इसी तरह मान लीजिए दो इंडक्टर हैं सीरीज में लगे हुए, ये L1 है, ये L2 है, तो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा L1 प्लस L2 होगा, L1 प्लस L2 होगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ की ही बात कर रखा है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें मान लीजिए ये जो है वैल्यू रहे, ये मान लीजिए ये 3 है, 3 ओम, और ये 6 ओम, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 9 ओम आएगा। ठीक है, यानी देख रहे हैं ये जो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगा है सबसे बड़ा वो 6 ओम का है, और इक्विवेलेंट कितना आ गया? उससे भी बड़ा आ गया। इसी तरह मान लीजिए ये 3 हेनरी का लगा रहे और ये 6 हेनरी का, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 9 हेनरी आएगा। तो सीरीज़ में इंडक्टर सबसे बड़ा कितना है? 6 हेनरी का। जो इक्विवेलेंट आया 9 हेनरी, वो क्या है? सबसे बड़ा जो इंडक्टर लगा है सीरीज़ में उससे भी बड़ी वैल्यू आई है। ठीक है, तो इस वजह से देखिएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेवरल इंडक्टर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडक्टर, लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी जो लार्जेस्ट इंडक्टेंस है उससे भी क्या आएगी? वैल्यू बड़ी आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। पैरेलल में होता है क्या? अगर मान लीजिए यही पैरेलल में इंडक्टर लगे होते हैं, ये मान लीजिए 3 हेनरी और ये आपका 6 हेनरी। ठीक है, ये A और B पॉइंट है, तो L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पैरेलल में? तो जैसे रेजिस्टेंस होते हैं वैसे ही इसका भी हो जाएगा L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, यानी 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 यानी 9, ये हो जाएगा 3, ये कट के आ जाएगा 2 हेनरी। ठीक है, तो सीरीज़ में अब पैरेलल में जब जोड़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? जो इंडक्टर सबसे छोटा है 3 हेनरी का, सबसे छोटा इंडक्टर कौन है? 3 हेनरी का, जो इक्विवेलेंट आया उससे भी क्या आ गया? छोटा आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा ही क्या होगा? रजिस्टर में भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है? तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। ध्यान रखेंगे रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L बाई A,
ये जो रो है वही क्या कहलाता है, रो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है, वही क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी ही तो होता है जो क्या करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, और क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी जो है रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। ध्यान रखेंगे रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है, और कंडक्टिविटी चूंकि उसका उल्टा है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, या इसी को जो है बोल सकते हैं महो पर मीटर, या इसी को बोल सकते हैं सीमेंस पर मीटर, ठीक है। ध्यान रखेंगे यूनिट्स। और जो कंडक्टिविटी है, जिस तरह जो है कंडक्टिविटी जो रेजिस्टिविटी जो है टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर, उसी तरह कंडक्टिविटी भी क्या होती है, टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो रिलक्टिविटी का तो हमने बताया है, रिलक्टिविटी का उल्टा क्या होगा, रिलक्टिविटी का उल्टा होगा परमिएबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, तो ये तो जो है ससेप्टिबिलिटी एक्सएम की बात की गई है, इसको काई एम भी बोलते हैं, काई एम, एम बाई एच बताया है हमने, मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये है परमिटिविटी दे रखा है, तो इसका तो हमने बता ही दिया। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इफ 4 इंडक्टर्स हैविंग इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट हैं 4 इंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 इंडक्टर हैं, ये मान लीजिए ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये 4 इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, ये मान लीजिए ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा एल बाई 4, क्योंकि जब आपको पता होगा जब रजिस्टर, जैसे 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आर बाई 2, ठीक है। अब 3 रजिस्टर लगे रहेंगे पैरेलल में तो आर बाई 3, 4 रजिस्टर लगे रहेंगे तो आर बाई 4। उसी तरह इंडक्टर भी क्या होगा, 4 है तो एल बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, एल बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द कंडक्टेंस या सीमेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 30 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 3 एम्पियर। तो कंडक्टेंस हमें निकालना है, तो कंडक्टेंस मतलब जी इज इक्वल टू क्या होगा, आई बाई वी। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका V बाई आई, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। या तो आप यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल करके जो है उसको उल्टा कर दीजिए, या डायरेक्ट आप I बाई वी निकाल लीजिए। तो I बाई वी कितना हो जाएगा, ये 3 दे रखा है, और वोल्टेज कितना दे रखा है आपका 30 दे रखा है, यानी आ जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 0.1, और ये सीमेंस में, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच पावर विल बी डेसिपेटेड बाई 10 ओम रजिस्टर व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 3 एम्पियर, ठीक है। तो पावर डेसिपेटेड पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पावर डेसिपेटेड क्या होगा, आई स्क्वायर आर। यहाँ से देखेंगे आई स्क्वायर कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर इंटू आर, आर 10 दे रखा है, ये 9 हो गया इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा 90 वाट, 90 वाट डी हमारा दे रखा है 90 वाट, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ ए रेजिस्टर at 40 degrees Celsius when the resistance has
ए रेडियस रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.04। ठीक है, तो हमें जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 0 डिग्री पे जो है दे रखा है 10 ओम है और जो है अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 0 डिग्री पे। तो ध्यान रखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा R2 इज इक्वल टू होता है R1 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा नॉट डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ देखिए R1 क्या है, R1 दे रखा है आपका 10 ओम और ठीक है 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, ये ध्यान रखिएगा ये जो लिख रहे हैं इसी की जो है इसी टेम्परेचर पे जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू पता रहेगी तभी जो है हम जो है निकाल पाएंगे, नहीं तो सबसे पहले जो है जिस टेम्परेचर पे जो है ये R1 दिया रहेगा उस टेम्परेचर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा चूँकि ये जो है 10 ओम जो है 0 डिग्री पे दिया है और अल्फ़ा भी जो है 0 डिग्री पे दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में तो आप निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा नॉट की वैल्यू कितना दे रखा है 0.04 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। पहले 40 डिग्री पे पूछा है और 0 डिग्री की बात हो रही है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपका 40। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10 और ये 1। अब ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.6 और 2.6 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 26 ओम। ठीक है, तो 26 ओम R2 की वैल्यू आ जाएगी, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल बाई ए 5 हेनरी इंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर। तो ध्यान रखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो कितना होता है हाफ Li²। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV²। ठीक है, हाफ Li² होगा, हाफ L की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 हेनरी I²। तो डायरेक्ट हम यहाँ से जो है 6 का स्क्वायर कर देते हैं यानी 36 और ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 18 पच्चे 90 जूल की जो है आपका एनर्जी स्टोर्ड होगी इंडक्टर में। कितना हो जाएगा 90, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ओम्स फॉर द सर्किट गिवन बिलो। तो देखिएगा इसमें कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए ये 1 ओम और ये वाला 1 ओम दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इन दोनों के जो है इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R/2 यानी 0.5 ओम। अब ये देखिए ये जो 0.5 ओम होगा ये अब किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा यानी यहाँ जो है कितना आ जाएगा टोटल ये 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये 2 ओम और ये 1.5 ओम किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, आप सर्किट बना करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो है पैरेलल में आ गए तो यानी 2 × 1.5 ये पैरेलल में आ गए हैं तो 2 + 1.5 तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 और ये जो है आपका 3.5। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30/35 और 5 से काट देते हैं 6/7 ओम। ठीक है, 6/7 ओम आ गया।
यहाँ तक जो है देखिए, यहाँ ऊपर तक सॉल्व कर लिए हमने, और यहाँ कितना आ गया पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू आ गया आपका 6/7 ओम। अब ये जो है 6/7 ओम और ये जो है 3 किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो 6/7 + 3 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, और 21 और 6 27/7 ओम। अब ये देखिए, ये 27 और ये 4 ओम किस में आ जाएंगे, 27/7 ओम, और ये 4 ओम किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो इनका जो है इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 27/7 × 4 डिवाइडेड बाई 27/7 + 4। अब देखिए ये जो है, इसको 27 7 चौक 28 और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है, बटे में। अब ये देखिए 7 चौक 28, 28 और 28 56 होता है, और ये लेकिन 27 है तो 55 हो जाएगा। ये इतना आ गया ओम, ठीक है। अब ये देख लीजिए इतना ओम आ गया। अगर यहाँ पे देखिए ये जो है आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.9 आएगा लगभग, ठीक है, क्योंकि देखिए लगभग 2 गुना है। अगर यहाँ ऊपर 110 होता तो 2 बार में कट जाता। अब यहाँ तक पूरा हमने सॉल्व कर लिया, ये कितना आ गया 1.9 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब ये जो है 2 ओम उसके सीरीज में आ जाएगा 1.9 ओम के, तो ये आ जाएगा 3.9 ओम, यानी अप्रॉक्स 4 ओम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, अप्रॉक्स 4 ओम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ ए रेजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर इज 24, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज 3 ओम। तो सिंपल है, सिंपली ओम्स लॉ लगाना है। तो ओम्स लॉ लगा के R = V/I होगा। यहाँ से V कितना दे रखा है 24, I कितना दे रखा है 3, और ये कितना हो जाएगा 8 ओम। हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।